हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन ना चल रहा था तीसरा चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है ना। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में अपन ने क्या पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ लिया था लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं और गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। लघु बीजाणुधानी अपन किसको बोलते हैं, परागकोश को। और परागकोश के अंदर पराग कण की बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते थे, लघु बीजाणुधानी जनन कहते थे या माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहते थे। इसी प्रकार बीजांड को क्या बोलते थे, गुरु बीजाणुधानी कहते थे। और बीजांड के अंदर अंड कोशिका के बनने की, मादा युग्मक के बनने की क्रिया या गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरेंजेनेसिस कहते थे। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि जो परागकोश होता था अपना, जैसे कि ये आपका क्या होता था, ये आपका क्या होता था, ये आपका पुमंग होता था। और पुमंग के तीन भाग होते थे, पुतंतु क्या होता था, पुतंतु, और ये क्या कहलाता था, योजी, और ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता था आपका, परागकोश। क्या कहलाता था, परागकोश या गुरु बीजाणुधानी कहलाता था। अब इस परागकोश के अंदर क्या पाए जाते थे, पोलन ग्रेन मतलब परागकण पाए जाते थे। तो हम आज ही पढ़ेंगे कि ये परागकण कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि परागकण की संरचना को समझाइए। तो याद रखना, परागकण बनता कहाँ है, गुरु बीजाणुधानी के अंदर परागकण का बनता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनता है, परागकण बनता है। और परागकण को हम क्या भी बोलते हैं, लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स, या क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। लघु बीजाणु भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं, नर युग्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मक भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो परागकण को क्या क्या बोला जाता है, परागकण को लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स, नर युग्मक भी बोला जाता है। परागकोश के अंदर ही परागकण बनता है। अब देखो होता क्या है कि परागकण जो होता है, परागकण का बनता है परागकोश के अंदर। तो इस परागकोश के स्फुटन का मतलब होता है परागकोश का फटना। क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है। तो परागकोश का जब स्फुटन होता है ना, उससे पहले ही परागकण क्या हो जाता है, वो विकसित सा हो जाता है परागकोश के अंदर। मतलब में परागकोश के फटने से पहले ही जो परागकण होता है वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो वो कैसे होता है, अपन पहले उस परागकण की संरचना के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, जो परागकण होता है ना, इसकी अध्ययन करने वाली जो विज्ञान होती है ना, उसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी ये ऐसी विज्ञान है जिसके अंदर किसका, परागकण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब परागकण की अध्ययन करने वाली विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। और पैलिनोलॉजी के अंदर ही हम परागकण का अध्ययन करते हैं। और परागकण कब बनता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर बनता है या परागकोश के अंदर बनता है। और वो परागकोश के स्फुटन या फटने से पहले ही विकसित हो जाता है। तो हम उस परागकोश की संरचना को देखेंगे और उसके विकास को पढ़ेंगे थोड़ा सा आज। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लेता है परागकण की संरचना समझाइए। तो देखिए बच्चों, ये एक परागकण का स्ट्रक्चर हमें ले लेते हैं, ये जैसे कि दिया है ये। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, परागकण है। ये परागकण के बहुत सारा, ये परागकण का डेवलपमेंट है, विकास है। तो देखो आप, जो परागकण होता है वो दिया है। तो परागकण में क्या होता है, एक अंदर भित्ति, परागकण की जो है दो भित्तियां होती है, दो वॉल होती है, दो लेयर। मतलब परागकण दो वॉल के द्वारा घिरा होता है, उसकी दो परतें होती है। ठीक है ना। ये इस तरीके से देखो, परागकण में सबसे जो अंदर वाली भित्ति होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन या अंतःभित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन या, ठीक है ना। इसको क्या भी बोला जाता है, अंतःभित्ति। क्या बोला जाता है, अंतःभित्ति बोला जाता है। परागकण की कौन सी, अंदर वाली भित्ति। कौन सी भित्ति, परागकण की अंदर वाली भित्ति को कौन सी भित्ति बोला जाता है, इंटाइन बोला जाता है। ठीक है ना। अब ये अंदर वाली भित्ति हो गई। और जो बाहर वाली भित्ति होती है परागकण की, इस पे बाहर वाली भित्ति में याद रखना, ऐसी डिजाइन बनी होती है। क्या बनी होती है, डिजाइन सी बनी होती है, ऐसी पूरी में डिजाइन सी बनी होती है। इसको बोलते हैं हेक्साइन।
क्या बोलते हैं इसको? हेक्साइन कहते हैं। तो याद रखना परागकण की जो बाहर वाली भित्ति होती है उसको तो आप क्या बोलते हो? हेक्साइन कहते हो। क्या बोलते हैं? हेक्साइन, ठीक है ना। या इसको क्या बोलते हैं अपन? बाह्य भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य भित्ति बोला जाता है। अब देखना जो परागकण की बाह्य भित्ति होती है, कौन सी भित्ति? बाह्य भित्ति होती है। बाह्य भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। क्यूटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूटिन की। बाह्य भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है और क्यूटिन की बनी होती है, ठीक है ना। इस पे एक रसायन होता है, बाह्य भित्ति एक रसायन के द्वारा निर्मित होती है जिसका नाम होता है स्पोरोलोनिन। क्या नाम होता है उस रसायन का? स्पोरोलोनिन। इस रसायन का नाम होता है स्पोरोलोनिन। और ये एक ऐसा रसायन होता है जो उच्च टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। इसी कारण जो है जो परागकण होता है वो बाहर से कैसा होता है? मजबूत होता है, क्योंकि उसकी जो बाहर वाली भित्ति होती है ना, इसको बोलते हैं स्पोरोलेनिन या स्पोरोलोनिन। ये इतना कठोर, ये ऐसा रसायन होता है जो कार्बनिक पदार्थों या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो इसकी बाहर की भित्ति किसकी बनी होती है? कठोर क्यूटिन या स्पोरोलोनिन नामक रसायन की बनी होती है, जिसके कारण ये कठोर और मजबूत होती है। और इसकी बाहर की भित्ति पर ये एक ऐसा छिद्र पाया जाता है, इसको बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं इसको? ये देखो आप, इसको बोलते हैं जर्मपोर। ये ऐसा एक हल्का सा छिद्र होता है, उसको क्या बोला जाता है? जर्मपोर या जनन छिद्र बोला जाता है, ठीक है ना। अब अंदर क्या होता है? इसके अंदर की भित्ति को हम क्या बोलते हैं? एंटाइन कहते हैं। क्या बोला जाता है? एंटाइन बोला जाता है या अंतःभित्ति बोला जाता है। इसकी अंतःभित्ति जो होती है ना वो सेल्यूलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी अंतःछोल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और थोड़ी सी क्या होती है? मुलायम होती है बाहर की अपेक्षा। और इसके अंदर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोले तो हम क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्मा। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्मा। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं। तो इसकी अंतःभित्ति किसको घेरे रहती है? केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। तो ये आपके परागकण के बारे में अगर पूछे कि परागकण की संरचना समझाइए, तो याद रखना परागकण और इसका जो साइज होता है 25 से 50 म्यूएम होता है इसका साइज। और ये परा सूक्ष्मदर्शियों से देखने पर दिखता है। मतलब में लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु जो है नर युग्मोद्भिद या परागकण प्रथम कोशा है लघु बीजाणुधानी की। याद रखना कैसी कोशा है? प्रथम कोशा है, ठीक है ना। और इस दो भित्तियों के द्वारा घिरी होती है। बाहर वाली भित्ति को बाह्य भित्ति हेक्साइन कहते हैं, अंदर वाली भित्ति को अंतःभित्ति एंटाइन कहते हैं। बाह्य भित्ति कठोर क्यूटिन की बनी होती है जिस पर स्पोरोलिन नामक रसायन पाया जाता है। और अंदर की भित्ति क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, थोड़ी मुलायम होती है और साइटोप्लाज्मा और केंद्रक को घेरी रहती है। तो ये तो क्या हो गई आपकी परागकण की संरचना। अगर वो एग्जाम में पूछे तो इतना ही बताना है। ये एक डायग्राम बना देना आप स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना। बाहर वाली भित्ति को लिख देना हेक्साइन, अंदर वाली भित्ति को लिख देना एंटाइन, ठीक है ना। और ये इधर क्या पाया जाता है? जर्मपोर। क्या पाया जाता है? जर्मपोर पाया जाता है। अब अपन परागकण के विकास के बारे में समझते हैं। देखो आप परागकण में क्या होता है बच्चों, जैसे ये परागकण है तो परागकण के अंदर क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो वो किस में डिवाइड हो जाता है? दो केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें ऐसे दो केंद्रक बन जाते हैं। और दो केंद्रकों में होता क्या है? जैसे कि इसमें ये दो केंद्रक में डिवाइड हो गए। जो बड़ा केंद्रक होता है ना उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, या इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या वर्दी केंद्रक भी कहते हैं, जो बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी ट्यूब सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसमें एक दूसरा केंद्रक होता है छोटा वाला, ये इसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक कहते हैं। तो याद रखना परागकण के अंदर जब उसका विकास होता है तो उसमें दो केंद्रक बनते हैं। जो बड़ा वाला केंद्रक है उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, या इसको वर्दी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये बड़ा होता है। छोटे केंद्रक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक भी कहते हैं। देखिए अब होता क्या है कि जब ये विकसित होता चला जाता है तो देखना आप धीरे धीरे ये विकसित हुआ, ठीक है ना। ट्यूब न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये किससे बनता है? जो इनको याद रखना, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब सेल से बनता है और जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल से बनता है, कोशिका से या कोशा से बनता है। होता क्या है बच्चों कि ये इसमें जो जनन छिद्र था, देखो ये जर्मपोर है,
परागकण में मैंने बताया था ये जर्मपोर है, जर्मपोर से धीरे धीरे क्या एक नली बनने लगती है बाहर की तरफ, ठीक है ना। जैसे ये नली देखो आप यहाँ डेवलप होने लग गई ये नली जर्मपोर से, और धीरे धीरे इसमें देखो आप ये स्ट्रक्चरों में ये नली क्या हो गई, थोड़ी लंबी निकल गई। इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, मतलब पराग नली का। क्या बोला जाता है इसको, पराग नली का। अब होता क्या है कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, वर्धी केंद्रक बड़ा और जो जनन केंद्रक है, अब जनन केंद्रक में ही विभाजन होता है और जनन केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। कितने में बढ़ गया देखो आप, ये तो वर्धी केंद्रक है, जनन केंद्रक दो भागों में बढ़ने लग गया। देखो आप धीरे 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 यहाँ से ये दो केंद्रक बन गए, ये जनन केंद्रक क्या है जन्म, और जर्मपोर से ये जर्मपोर से क्या बन गई, पोलन ट्यूब, ये पराग नली का बन गई। इसमें देखो इसमें बड़ी है तो पराग नली का बन गई। अब जो आपका कैसे केंद्रक थे, जनरेटिव केंद्रक थे ना, वो तो कितने भागों में बढ़ गए, दो भागों में। कितने भागों में बढ़ गया वो, दो भागों में बढ़ गया। और जो वर्धी केंद्रक था उसका विभाजन नहीं हुआ, वो एक ही भाग में बटा है। तो देखना आप ये पोलन ट्यूब है आपकी पराग नली का, जो किससे बनती है आपकी जर्मपोर से, जनन छिद्र से बनती है। और जो वर्धी केंद्रक होता है, सॉरी जनन केंद्रक होता है, वो कितने भागों में बढ़ जाता है, ये देखो आप दो भागों में बढ़ जाता था, एक था कितने भागों में बढ़ गया, दो भागों में। और ट्यूब न्यूक्लियस बढ़ता नहीं है। तो यहाँ तक के विकास आपको ये परागकण का क्या है, डेवलपमेंट है। और आगे का, अब जैसे पोलन ट्यूब बनने के बाद में जो इसका आगे का विकास होता है वो कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। किस पर होता है, वर्तिकाग्र पर। तो क्वेश्चन आपको यही पूछेगा वो परागकण की संरचना समझाइए, तो आप बता देना कि परागकण को परासूक्ष्मदर्शी से देखने पर 25 से 50 मिलियन का इसका साइज होता है, ठीक है ना। ये दो स्तरों के द्वारा घिरा होता है, भित्ति के द्वारा घिरा होता है। बाहर वाली भित्ति एंटाइन कहलाती है, और जो एंटाइन होती है वो इसमें एक स्पोरोलोनिन नामक रसायन पाया जाता है, कठोर प्यूटिन की बनी होती है। याद रखना बच्चों, ये रसायन इसलिए होता है ताकि ये भित्ति क्या रहे, मजबूत रहे, सूक्ष्म जीवाओं द्वारा अपघटित नहीं हुई। और अंदर वाली भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना, जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी संरचना हो जाएगी। फिर इसका विकास मैंने आपको बता ही दिया, ये डायग्राम बनेगा परागकण के विकास का, ठीक है ना। इस तरीके से ये विकसित होता है। सबसे पहले एक केंद्रक होता है, विभाजन होते हैं, दो केंद्रक बनते हैं, बड़े को वर्धी कहते हैं, छोटे को क्या बोलते हैं, बड़े को वर्धी या ट्यूब न्यूक्लियस, छोटे को जनन केंद्रक कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, याद रखना, ट्यूब न्यूक्लियस या ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वर्धी केंद्रक, वो ट्यूब सेल से बनता है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये जनन केंद्रक, वो किन से बनता है, जनन कोशिका से बनता है, इसी के अंदर पाई जाती है। अब इस तरीके से आप देखो ये बन गए। फिर कुछ देर बाद में ट्यूब न्यूक्लियस का विभाजन नहीं होता है, फिर क्या जो वर्धी केंद्रक जनन केंद्रक होता है जनरेटिव, वो दो भागों में बट जाता है। फिर इसके जो जनन छिद्र थे, जनन छिद्र से क्या बनती है, एक ये देखो आप ये नली का ए से, फिर मैंने इसको याद रखना, इसको ए से मोड़ दिया, ठीक है ना, इसको ऐसे मतलब दिखाने के लिए, तो इसको ऐसे मोड़ दिया, तो इससे ये जो नली है ना, ये नली इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। और इसी नली में इसके तीन केंद्रक बाहर निकल आते हैं। कितने केंद्रक, तीन, जिसमें से दो तो क्या होते हैं, जनन केंद्रक, और एक क्या होता है, वर्धी केंद्रक। अब आपको पता है ये सब कहाँ पहुंचते हैं, ये जो जैसे कि ये तो आपका क्या है इसे, ये परागकण है, ठीक है ना, ये परागकण है। अब ये कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे आपके कहाँ पर पहुंचेंगे, मादा के पास में। और मादा का स्ट्रक्चर आप जानते थे जयांग का, ये अंडाशय होता था, ये वर्तिका होती थी, और ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, बीजांड पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर बीजांड के अंदर कितनी, एक अंड कोशिका, दो सहायक, ऊपर 3 प्रतिमोषक और बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। अब ये परागकण यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर भोज्य पदार्थ को खाता है, और इसके यहाँ पर जो जनन छिद्र पाया जाता था, ये जनन छिद्र, उससे क्या निकलती है, ये एक ऐसी लंबी नलिका निकलती है। इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, ये ऐसी नलिका। और इस पोलन ट्यूब में इसके कितने केंद्रक, कितने, दो तो कैसे केंद्रक, जनन केंद्रक, और एक कैसा केंद्रक, वेजिटेटिव या ट्यूब केंद्रक। ऐसे तीनों केंद्रक ही इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से फिर कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर निषेचन होता है, तो उसको अपन निषेचन को आगे समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। और यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, परागकण की संरचना समझाइए और परागकण के विकास को समझाइए, ठीक है। निषेचन में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा,
ठीक है, किस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ से होगा क्या कि ये जो परागकण है वर्तिकाग्र पर बैठेगा, वर्तिकाग्र पर बैठने के बाद में ये परागकण वर्तिकाग्र पर भोज्य पदार्थ जो पाया जाता है शर्करा उसको खाएगा, फिर इस परागकण से ऐसी ट्यूब बनेगी पराग नलिका। जब पराग नलिका बनेगी ना तो इसके जो तीनों केंद्रक है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ से ये कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, बीजांड में प्रवेश कर जाएंगे, बीजांड में फिर इसके अंदर प्रवेश करके फिर निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है ना, वो उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर।